आज की सबसे बड़ी खबर की हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। खड़गे के नेतृत्व में हुई इस बैठक में 14 सूत्रीय प्रस्ताव पास किया गया। बैठक इस भरोसे के साथ समाप्त हुई कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करेगी। और क्या कुछ खास रहा बैठक में, देखते हैं ये रिपोर्ट। हैदराबाद में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक हुई। बैठक के बाद जारी पार्टी के विस्तारित संकल्प पत्र में कहा गया कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ये विश्वास व्यक्त करते हुए समाप्त होती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जल्द ही होने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में निर्णायक जनादेश हासिल करेगी। वहीं बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि इस 2 दिवसीय बैठक ने एक स्पष्ट एजेंडा सामने रखा है। ये कांग्रेस जनों और कांग्रेस विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। हमें 2024 में इस सरकार को हटाना है। इसलिए कांग्रेस कार्य समिति की ओर से देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि हमें जिताना है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि ये बैठक चुनाव को लेकर हुई थी। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी कैसे जीत सकती है, इस पर चर्चा हुई। 9 साल की भाजपा सरकार से लोग परेशान हैं। वे बदलाव चाहते हैं। हमने चर्चा करके एक रणनीति बनाई है कि हम कैसे भाजपा को हराएंगे। इंडिया गठबंधन 2024 का चुनाव जीतेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के दौरान पार्टी नेताओं से व्यक्तिगत मतभेदों को दूर रखने की नसीहत दी और पार्टी की सफलता को प्राथमिकता देने को कहा। खड़गे ने पार्टी नेताओं से अनुशासन और एकजुटता का आह्वान भी किया। CWC की बैठक में खड़गे के तेवरों से साफ है कि आने वाले दिन बीजेपी के लिए मुश्किलों से भरे होंगे। नए संसद भवन को लेकर भी बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। आज नए संसद भवन में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देर से निमंत्रण भेजा गया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के विशेष सत्र से पहले संसद के नए भवन में ध्वजारोहण हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गजद्वार पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ थे। लेकिन इस कार्यक्रम में भी मुख्य विपक्षी दल के नेता की कमी साफ साफ दिखाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और खड़गे ने साफ कर दिया कि सरकार की नीयत ही विपक्ष को बुलाने की नहीं रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें कार्यक्रम के बारे में बहुत देर से बताया गया। 15 सितंबर की शाम को सरकार की ओर से न्योता मिला था, जबकि 16 सितंबर को पहले से ही हैदराबाद में कार्यक्रम तय था। ऐसे में चाहते हुए भी कांग्रेस अध्यक्ष ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, प्रमोद तिवारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। नई संसद भवन में 19 सितंबर से संसद के विशेष सत्र की बैठक होगी और इसके बाद भविष्य में होने वाले संसद के सभी सत्र इसी बिल्डिंग में होंगे। नए भवन में सभी मंत्रियों को उनके ऑफिस भी आवंटित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को नई संसद का उद्घाटन भी किया था। इस दौरान तमिलनाडु से आए संतों ने सेंगोल PM मोदी को सौंपा। बाद में इसे सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया। नई संसद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विवाद तो कल से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र को लेकर भी चल रहा है। सोमवार से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले आज सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें 5 दिवसीय विशेष सत्र को बुलाने के एजेंडे पर चर्चा हुई। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के विशेष सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की ओर से मांग की गई कि विपक्ष सत्र में सरकार महिला आरक्षण बिल को पेश करे, जिससे देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। सर्वदलीय बैठक को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि चीन के साथ सीमा विवाद का मामला, मणिपुर टकराव को लेकर हम सरकार से चर्चा चाहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को चर्चा करानी चाहिए। अधीर ने कहा कि आज भी सरकार ने कोई विशेष बात नहीं बताई। विशेष सत्र में किसी विशेष बिल के बारे में नहीं बताया है। जो भी सरकार ने पहले बताया था कि 4 बिल लाएंगे और उसके अलावा कुछ और 2-3 बिल के बारे में बताया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि किस विशेष बिल को लेकर ये सत्र बुलाया गया है। अब देखना होगा कि सरकार सत्र में कौन सा बिल लेकर आ रही है। दरअसल ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि पहले दिन भारतीय संसद की 75 वर्षों की यात्रा पर चर्चा होगी। इसके बाद नई संसद में कामकाज शुरू होगा। संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार का क्या होगा अगला कदम, इस पर सभी की नजरें हैं। नजरें तो देश 2018 में कांग्रेस को 100 सीटों पर जीत मिली थी, यानी इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती है। दूसरी ओर बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन के करीब ही दिखाई दे रही है। उसे 60 से 88 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 8 से 28 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कांग्रेस की सत्ता आती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को किसी तरह की मुश्किल नहीं दिख रही है। पार्टी यहाँ भी सत्ता बचाने में कामयाब होती दिखाई दे
रही है। सीटों के मामले में जरूर उससे नुकसान हो सकता है। 90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस को 48 से 60 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 28 से 40 और अन्य के हिस्से में 0 से 4 सीट आ सकती है। यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आसानी से सरकार बनाती हुई दिखाई। चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की ताकत घटाने की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग की ताकत कम करने की कोशिश को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर तो पहले से थी ही। अब 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने भी पीएम मोदी को इस बारे में पत्र लिखा है। दरअसल बिल में एक प्रावधान सीईसी और 2 चुनाव आयुक्तों के वेतन भत्ते और सेवा शर्तों को कैबिनेट सचिव के समान करने का प्रस्ताव है। फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है, यानी उनका ग्रेड डाउन हो जाएगा। लेकिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की चिंता सिर्फ ग्रेड डाउन होने को लेकर नहीं है। असली चिंता चुनाव आयोग की आजादी से जुड़ी हुई है। चिंता की बात ये है कि चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों को नौकरशाही के साथ जोड़ने से संभावित रूप से उनके हाथ बंध सकते हैं और उनका अधिकार खत्म हो सकता है। पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कहा कि सरकार को वर्तमान प्रारूप के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 को 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसमें 3 चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव है। इस समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल है। जबकि 2 मार्च 2023 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के उलट भारत के मुख्य न्यायाधीश सदस्य के रूप में इसमें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कानून बनने तक जिस समिति का ऐलान किया था, उसमें पीएम, नेता विपक्ष और सीजीआई की समिति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाई गई थी। सबसे बड़ी बात, अगर संसद से सरकार बिल पास करा लेती है तो सीजीआई ऐसा किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे जिसमें नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर विचार किया गया हो, क्योंकि 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आज तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई बैठक नहीं हुई है। चुनाव आयोग को लेकर सवाल पहले से ही उठ रहे हैं। सवाल तो बीजेपी के सहयोगियों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन जब से तैयार हुआ है उसके बाद से ही मोदी सरकार की नींद उड़ी हुई है। इंडिया गठबंधन में लगातार पार्टियां शामिल हो रही हैं, यहां तक कि एनडीए में शामिल कई पार्टियां भी इंडिया गठबंधन से संपर्क कर रही हैं। और अब जो खबर आ रही है वो बीजेपी को डराने वाली है, क्योंकि अब तक कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करने वाली हरियाणा की प्रमुख पार्टी भी कांग्रेस से गठबंधन की तैयारी कर रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है। शुरुआत में विपक्षी गठबंधन में 16 पार्टियां थीं, जो अब बढ़कर 28 हो गई हैं और करीब आधा दर्जन दल इस गठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं। अब खबर आ रही है कि इंडियन नेशनल लोक दल यानी INLD ने 25 सितंबर को कैथल की रैली के लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेताओं के साथ ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी बुलाया जाएगा। INLD महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि INLD की रैली के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP प्रमुख शरद पवार को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा JDU, सपा, RJD भी रैली में शामिल होगी। JDU नेता KC त्यागी तो पत्रकार वार्ता में अभय चौटाला के साथ ही दिखाई दिए और उन्होंने दावा किया कि OP चौटाला और अभय चौटाला खुद खड़गे और सोनिया गांधी को आमंत्रित करेंगे। कैथल में ये रैली चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी। रैली में कांग्रेस को आमंत्रित किए जाने पर KC त्यागी ने कहा कि हम लोग INLD को अपने से अलग नहीं मानते, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी के बिना बीजेपी के खिलाफ कोई विकल्प तैयार नहीं किया जा सकता। अगर बीजेपी जैसी मजबूत और पार्टी को हराना है तो अन्य सभी राजनीतिक दलों को हाथ मिलाना होगा। INLD की रैली के लिए CPM, TMC, RLD, शिवसेना ठाकरे ग्रुप के साथ सत्यपाल मलिक को भी न्योता दिया जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। वो 73 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी को जन्मदिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। साथ ही आम लोगों ने भी बधाई दी है। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में आ गया है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है, साथ ही भगवान से उन्हें सद्बुद्धि देने की मांग की है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज पीएम सिर्फ विपक्ष के निशाने पर ही नहीं रहे, बल्कि आम लोगों ने भी जन्मदिन पर उन्हें ट्रोल किया। पीएम मोदी का जन्मदिन सोशल मीडिया पर बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने की परंपरा 4-5 साल से चली आ रही है और आज भी पीएम मोदी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने पोस्ट करते हुए भगवान से पीएम मोदी को सद्बुद्धि देने की मांग की। तो कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस जन्मदिन को पीएम के रूप में मना सकते हैं।
मैं उनके स्वास्थ्य और खुशी की कामना करता हूं, लेकिन अगला जन्मदिन वो पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में मनाएंगे। बीजेपी की ओर से पीएम के जन्म दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे पखवाड़े यानी कि 15 दिन तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग समाजों और वर्गों के साथ जुड़कर समस्याओं का समाधान खोजेंगे। बीजेपी शासित राज्य सरकारों में भी मोदी के जन्मदिन की खास तैयारी की थी। एक और जहां बीजेपी शासित राज्यों में बड़े बड़े आयोजन कर मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस बीच आज प्रधानमंत्री मोदी के 73वें जन्मदिन के मौके पर द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कई मेट्रो कर्मचारियों से बातचीत की, साथ ही उनके साथ सेल्फी भी खींची। इस दौरान पीएम मोदी ने आम नागरिकों की तरह मेट्रो में सफर किया। पीएम मोदी के मेट्रो से सफर करने ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी याद दिला दी, जो आम लोगों की तरह कभी बस में तो कभी ट्रक रेल में सफर करते रहते हैं। और उनकी यात्रा की तरह ही पीएम मोदी आज मेट्रो का सफर करते हुए नजर आए।